प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे, आज हम 8th क्लास में हिंदी में मेरे मास्टर साहब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेखक इस पाठ में अपने बचपन की बहुत अच्छी यादों को, मधुर यादों को, कुछ ऐसी भी यादें थी जिनसे वो सिहर उठता था, उनको याद करके बहुत अच्छे से उन्होंने कहानी के रूप में इस चैप्टर को लिखा है। देखना बेटे, मास्टर साहब में एक अवगुण भी था। जो मास्टर साहब इनको बहुत अच्छे लगते थे, जो इनका साथ देते थे, लेकिन उनमें एक अवगुण था, एक कमी थी। वह यह है कि वे बहुत आलसी थे। और कमी क्या थी कि वे बहुत आलस्य किया करते थे और सदा क्लास में देर से आते थे और हर क्लास में देरी से पहुंचते थे। क्यों पहुंचते थे आगे बता रखा है। घंटा बज चुकने पर भी देर तक पढ़ाते रहते थे। मान लीजिए क्लास में लेक्चर है, लेक्चर ऑफ हो जाता है, घंटी बज जाती हैं, लेकिन फिर भी उसी क्लास में ऐसे ही पढ़ाते रहते थे। फिर दूसरी क्लास में भी ऐसे ऐसे ही किया करते थे वो। परंतु उनका यह अवगुण भी मेरे लिए बहुत लाभकारी था। इनमें जो अवगुण था वह लेखक के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। भूगोल की कक्षा में जब तक मास्टर साहब न आते थे, मैं ही मॉनिटर के अधिकार से क्लास का निरीक्षण किया करता था। भूगोल का लेक्चर शुरू हो जाता था, लेखक मॉनिटर होता था ही उसी क्लास में, तो मॉनिटर के अधिकार से वह कक्षा का निरीक्षण किया करता था, यानी जांच पड़ताल किया करता था। परंतु मेरा यह भूगोल की कक्षा का आनंद भी बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सका। लेकिन जो भूगोल के लेक्चर में लेखक को आनंद आता था ना, खुशी मिलती थी, यह भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सका। लड़कों की सूझ बहुत दूर तक पहुंचती है। जब ये शरारती बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो कुछ ज़्यादा ही डीपली सोचकर सामने वाले को परेशान करने की सोचा करते हैं। मैं प्रतिदिन एक लंबा पॉइंटर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान करता हूँ। लेखक क्या, क्योंकि कद छोटा था ना, जब ये मैप पर कुछ समझाते तो हाथ में पॉइंटर लेते थे। जब ये हाथ में पॉइंटर लेते और ये लड़कों को परेशान करते, यह देखकर उन्होंने उस पॉइंटर का नाम क्या रखा? चूहे की मूंछ। क्यों? क्योंकि लेखक का नाम चूहा था ना, और पॉइंटर रखता था वो हाथ में, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया बेटे? चूहे की मूंछ। बस अब जो ही पॉइंटर उठाकर मैं बोर्ड के पास जाता था, लड़के आंख के इशारों से एक दूसरे की तरफ देखकर शरारत भरे ढंग से मुस्कुराने लगते थे। बच्चे करते हैं ना ऐसा क्लास में। जैसे ही लेखक पॉइंटर उठाता तो लड़के आंख के इशारों से एक दूसरे की तरफ देखते और शरारत भरे ढंग से हंसने लग जाते थे। कभी कभी इन गुप्त व्यंजनों से मैं इतना तंग आ जाता था कि बरबस रोने लगता था। कई बार तो लेखक ये जो गुप्त रूप से इशारे होते थे ना, लेखक कितना तंग हो जाता था इनसे कि अचानक रोने लग जाता था। मुझे रोता देख कर मास्टर साहब साक्षात क्रूरता के अवतार बन जाते थे। जैसे ही वे लेखक को रोता हुआ देखते तो मास्टर साहब काफ़ी गुस्सा किया करते थे। मेरे ही कारण वे कई बार सारी कक्षा से उल्टे कान पकड़वा चुके थे, और लेखक के कारण ही कई बार वो पूरी कक्षा के भी कान पकड़वा चुके थे। क्यों? क्योंकि बेटे क्लास के बच्चे इनको परेशान करते थे। इसलिए जब ये रोने लगता तो मास्टर साहब इनका साथ देते और बाकी बच्चों को पीटा करते थे। बचपन की उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए बहुत अरसा बीत जाने पर भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। बचपन की उन यादों को समाप्त हुए काफ़ी लंबा समय बीत गया, लेकिन फिर भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। लगभग 10-12 बरस उस स्कूल से बहुत दूर इलाहाबाद रहकर भी मैं भाग्य चक्कर से फिर उसी स्कूल में लौट आया। 10-12 वर्ष दूर रहे, इलाहाबाद वगैरह में नौकरी की, लेकिन भाग्य का चक्र ऐसा घुमा कि लेखक उसी स्कूल में वापस लौट आया जहां वो पढ़ा करता था। इस बार मैं प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा पास कर इस स्कूल का मुख्य अध्यापक नियुक्त होकर आया हूँ। और लेखक की क्वालिफिकेशन हो चुकी थी बेटे, एमए फर्स्ट डिवीजन से पास की थी, और अब लेखक इस स्कूल में मुख्य अध्यापक नियुक्त होकर आए हैं। स्कूल में जमीन आसमान का परिवर्तन आ चुका है। जब लेखक पढ़ते थे और अब जब ये मुख्य अध्यापक बनकर आए तो स्कूल में काफ़ी अंतर आ चुका था। स्कूल में उन दिनों वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक साधारण मिडिल स्कूल था। जब लेखक पढ़ता था उस वक्त तो वह स्कूल क्या था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक छोटा सा साधारण सा मिडिल स्कूल। अब वह सरकारी हाई स्कूल बन गया है। और अब वह क्या बन गया बेटे? सरकारी हाई स्कूल, जो पहले एक साधारण सा मिडिल स्कूल था। स्कूल की इमारतें भी पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत और सुंदर बना दी गई हैं। जो स्कूल की बिल्डिंग थी ना, वो पहले से काफ़ी बड़ी बना दी गई और सुंदर बना दी गई। शहर में एक सुंदर फुलवारी लग गई है। सहन यानी कि बरामदे के सामने जो जगह होती है उसे बोलते हैं बेटे। वहाँ एक सुंदर सी फुलवारी लग गई है। आज उस जमाने का एक भी विद्यार्थी या उस्ताद वहाँ नहीं है। जिस जमाने में लेखक पढ़ता था उस समय का ना तो कोई विद्यार्थी है वहाँ और न ही कोई टीचर है। सभी कुछ नया हो चुकने पर भी
पुराने ज़माने का एक अवशेष अभी तक उसी तरह विद्यमान है। बहुत पुराना समय हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ एक छोटा सा अंश ऐसा था जो अब वैसे ही विद्यमान है। मेरे स्नेही मास्टर साहब, यानी मास्टर साहब जिनसे पढ़े थे, वे मास्टर साहब आज भी उस स्कूल में मास्टर के पद पर ही पढ़ा रहे हैं। आज भी वह ध्रुव तारे की तरह वह वहीं विद्यमान है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वे स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं, टीचर के पद पर काम कर रहे हैं। जब वे पैदा भी नहीं हुए थे, वे तो स्थिर रहे हैं, परंतु उनकी आयु बहुत स्थिर नहीं रह सकी क्योंकि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। मैं मुख्याध्यापक बनकर स्कूल में आया हूँ। स्कूल में मेरा बहुत प्रभाव है। ये जब मैं मुख्याध्यापक बनकर आए तो काफ़ी रोब रहा बेटे लेखक का स्कूल में। विद्यार्थी मेरा दबाव ही नहीं मानते, सम्मान भी करते हैं। दबाव तो मानते ही थे, लेकिन साथ में बेटे रिस्पेक्ट भी किया करते थे। अध्यापक मुझसे अदब के साथ पेश आते, सम्मान के साथ पेश आते थे अध्यापक लेखक के साथ। मैं बहुत शीघ्र कड़े नियंत्रण का पक्षपाती हेड मास्टर सिद्ध हो गया। और लेखक किस रूप में सिद्ध हुए कि ये बड़े ही कड़े रोब वाले हैं, काफ़ी नियंत्रण है इनका स्कूल में। घंटा बजते ही सब लड़के स्कूल में पहुंच जाए। स्कूल था बेटे लड़कों का। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता तो सब बच्चे स्कूल पहुंच जाते, सब काम ठीक समय पर होते। लड़कों की वेशभूषा यथासंभव एक समान रहे। इनकी कोशिश रहती थी कि जो लड़के यूनिफॉर्म डालकर आए हैं ना, वो एक समान रहे सभी की। वे स्कूल में कभी शोर ना करे, और बच्चे जब स्कूल आ जाए तो वे स्कूल में किसी भी तरह का शोर ना करे। इन सब बातों पर मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ। इन सब बातों का लेखक बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मेरे रोब के कारण ही अब प्राय सभी उस्ताद खड़े होकर अपनी जमातों को पढ़ाते हैं, और लेखक के रोब के कारण ही अब सभी टीचर खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले बैठकर पढ़ाते थे।